पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग कॉन्वोल्यूशन के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देखिए, जो एप्लीकेशंस हम आज पढ़ने वाले हैं, ये सभी प्रोसेसेस, ये सभी मेथड्स हम जानते हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हमने ये क्वेश्चंस कॉन्वोल्यूशन से नहीं किए थे। बट कॉन्वोल्यूशन इज अ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी इजी टूल। तो हम देखते हैं कि कैसे हम कॉन्वोल्यूशन से ये काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो कॉन्वोल्यूशन में अगर मैं बात करूं इंपल्स रिस्पॉन्स की, तो 90% क्वेश्चंस में आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दिया होता है। अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो HN, अगर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है तो HT। ठीक है ना। तो इंपल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स, ये पहले दो एप्लीकेशन है आपके कॉन्वोल्यूशन के। अब आप किसी भी सिस्टम के लिए डायरेक्टली इंपल्स और स्टेप रिस्पॉन्स निकालना जानते हो। अगर इंपल्स रिस्पॉन्स जानना है तो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन होगी, डिफरेंस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखिए, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना हमने नेटवर्क्स में भी पढ़ा था। जब मेरा xt ut हो जाता है तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी मुझे सर्किट से बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कोई सर्किट दिया हुआ है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मान लो ऐसा कोई सर्किट दे दिया और आपसे कहा गया फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है ना, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है दिस इज योर yt, दिस इज योर xt, या कैसे भी हो सकता है। तो इन सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हम जानते हैं। बेसिक क्या है, LdI/dt आता है, RIT आता है और C इंटीग्रेशन ऑफ IDT आता है। ठीक है ना, ये हमने लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। इज इक्वल टू आपका जो भी वेरिएबल है, अगर आपका स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है तो xt हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। आई होप आपको याद होगा, LS इंटू IS प्लस R इंटू IS प्लस C1/SC, याद है। और अगर ये स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है तो यहाँ ut और ut का लाप्लास लेंगे तो 1/s। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं। तो आपके सेकेंड यूनिट में भी ये कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है और थर्ड यूनिट में भी मेंशन्ड है। तो हम दोबारा सिग्नल्स में ये नहीं पढ़ेंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस में है और NAS के कोई सेमेस्टर में पूछा भी नहीं गया था, तो इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाएगा। तो फॉर दिस यू हैव टू रिविजिट दी NAS वाली प्लेलिस्ट एंड चेक देयर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी कॉन्वोल्यूशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वोल्यूशन के एप्लीकेशन में हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। आउटपुट होता है xt कॉन्वोल्यूशन ht, या डिस्क्रीट में बात करें तो yn का वैल्यू होता है x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n, जहां पर ये आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए। ठीक है ना। अब स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब बच्चों हुआ, स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब हुआ आपका जो इनपुट फंक्शन है वो ut है। ठीक है ना, आपका इनपुट फंक्शन ut है। उस केस में हम yt को बोलेंगे st। ध्यान रखेंगे, ये st ही मेरा नॉमेनक्लेचर है किसका, स्टेप रिस्पॉन्स का। अगर मैं कॉन्वोल्यूशन सम यूज करके निकाल रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो बच्चों yt इज इक्वल टू st इज इक्वल टू क्या, कहां से कहां तक आ जाएगा, -∞ से टाउ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, अगर xt मेरा ut है तो मेरा yt क्या हो गया, yt हो गया ht कॉन्वोल्यूशन ut, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ut कॉन्वोल्यूशन ht। तो इस प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको ऑलरेडी कॉन्वोल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं तो ये आएगा h ऑफ टाउ इंटू u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये बच्चों मेरा फॉर्मूला आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, u ऑफ t माइनस टाउ का मतलब हुआ मेरा जो फंक्शन मल्टीप्लाइड है
वो फंक्शन केवल टाउ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं यूटी की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एस टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से टाउ एच ऑफ टाउ डी टाउ। देखिए यही मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एस ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से टाउ एच ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है ना। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एस टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से टी, सिर्फ मैं अपना वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, एच टी डी टी, ठीक। तो यहां से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया बच्चों। कंक्लूजन क्या है, यहां से देखिए, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, स्टेप रिस्पॉन्स, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। इसको नोट कर लीजिए, आपके सेमेस्टर में इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, या मैं इसको और मॉडिफाई करके थोड़ा सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट इंपल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये दोनों ही मेरे इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं, डायरेक्टली स्टेप रिस्पॉन्स निकालने में ये मेरी मदद करते हैं, जबकि मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन होता है। ये बच्चों ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दिया होता है और आपसे स्टेप रिस्पॉन्स पूछता है। ये तो बच्चों मैंने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए बताया था। अगर मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो तो क्या प्रोसेस में कोई चेंज आएगा? चलिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी देखते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट अभी भी मैं वही यूज करूंगा, एस ऑफ एन विल बी समेशन ऑफ, दिस विल बी एच ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के, ठीक है ना। यही आना चाहिए, लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, यू एन माइनस के पे जरा ध्यान दें हम लोग, तो देखिए यू एन माइनस के का ग्राफ क्या होगा, इफ के इज ग्रेटर देन जीरो, तो यू एन माइनस के का ग्राफ मतलब कुछ ऐसा हुआ, ऐसा, ये एम्पलीट्यूड 1 और के यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इट विल बी शिफ्टेड राइट, ठीक है ना। तब तक जब तक मेरा के पॉजिटिव है, ठीक। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि n इज लेस देन k, या मैं ऐसे बोलूं k इज ग्रेटर देन n, अगर k का इंडेक्स n से बड़ा है तो u के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब मेरा k का इंडेक्स नेगेटिव नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इसको नेगेटिव नहीं करना है। अच्छा, जब तक k का वैल्यू छोटा है n से, तब तक मेरा यू एन माइनस के पॉजिटिव है, और कितना वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो कि मैं लिमिट्स कैसे चेंज कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं लिख सकता हूं एस एन का वैल्यू है k इज रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से n h ऑफ k, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्यों क्यों नहीं लिख सकता ऐसा? ये टर्म तो मेरा यूनिटी हो जाएगा। कब यूनिटी होगा? जब मेरा k का वैल्यू, भाई चेक करना है ना मुझे, k का वैल्यू n से छोटा रखना है, k का वैल्यू n से छोटा रखना है, तो ये टर्म मेरा यूनिटी हो जाएगा, तो ये मेरा इंपल्स स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये है मेरा, ये मैंने दोनों अगल बगल लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए मेरा स्टेप रिस्पॉन्स का फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों ये, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके सेमेस्टर में, गेट में भी आपको कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहले कुछ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए करते हैं। मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए एच टी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है टी इंटू यू टी, और मुझसे क्या पूछ रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो स्टेप रिस्पॉन्स अभी मैंने आपको बताया एस टी का वैल्यू कितना होता है, माइनस इंफिनिटी से टी इंटू एच टी डी टी, ठीक। ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा माइनस इंफिनिटी से, इसको कर दीजिए कंट्रोल जेड, इसको कर दीजिए माइनस
इंफिनिटी से टी टी इंटू यू टी डी टी। अब यू टी तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है, तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से टी टी डी टी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर अपॉन 2 यू टी। तो आप देख रहे हो मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स था और मैंने स्टेप रिस्पॉन्स निकाल लिया। चलो एक और, ये फर्स्ट पार्ट था, एक और इंपॉर्टेंट और अच्छा पार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फंक्शन दिया है डेल टी माइनस डेल टी माइनस वन। अब ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली सेलेक्ट किया है, रीजन बहुत से बच्चों ने अभी भी बोला है कि उन्हें इम्पल्स फंक्शन में डाउट है। ठीक, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई। देखते हैं क्या कर सकते हैं। एस टी कैसे निकालेंगे? एस टी का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी से टी डेल टी माइनस डेल टी माइनस वन इंटू डी टी। ठीक, अलग अलग कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी से टी डेल टी डी टी माइनस इंफिनिटी से टी डेल टी माइनस वन डी टी। अब जरा ध्यान से देखो, कई बार आपको बता चुका हूं आर टी यू टी डेल टी, ये ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना, यहीं से कैच ले रहा हूं। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो डेल टी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? यूटी मिलना चाहिए। डेल टी कहां पे है? टी पे है, तो यहाँ यूटी आ जाएगा। ये डेल टी कहां है? टी माइनस वन पे, तो यहाँ पर यू टी माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है? आप सब देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ मुझे बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से भी यूज करके देखता हूं। ठीक है ना, अगर मैं बेसिक तरीके से यूज करूं तो मेरा एस टी का मतलब हुआ एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी। ठीक, अच्छा, सिंस मैं स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं तो एक्स टी की जगह यूटी कर दूंगा, तो यूटी कॉन्वोल्यूशन एच टी। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरी तरीके से भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? एच टी मेरा क्या है? एच टी है मेरा डेल टी माइनस डेल टी माइनस वन। इसका मुझे कॉन्वोल्यूशन करना है बच्चों, किससे? यू टी से। अब देखो इसका मतलब हुआ डेल टी कॉन्वोल्यूशन यू टी माइनस डेल टी माइनस वन कॉन्वोल्यूशन यू टी। बेसिक प्रॉपर्टी है, अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर यूटी आ जाएगा, यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी यू टी माइनस वन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो दोनों केसेस में यहां से भी वही आंसर आ रहा है और यहां से भी वही आंसर आ रहा है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चंस होंगे, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया है क्वेश्चंस कम थे नेटवर्क में, तो आपकी बार आई होप आपको क्वेश्चंस में कमी नहीं लग रही होगी। मैं हर लेक्चर और हर टॉपिक के बहुत बहुत क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये है मेरा फंक्शन, मुझे निकालना है स्टेप रिस्पॉन्स। चलो भाई, स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब हुआ, एस टी का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी से टी यू टाउ प्लस वन डी टाउ माइनस माइनस इंफिनिटी से टी यू टाउ माइनस वन डी टाउ। ठीक है ना, अब मुझे मालूम है ये फंक्शन वन होगा, ये फंक्शन माइनस वन से शुरू हो रहा है, यू टाउ प्लस वन माइनस वन से शुरू हो रहा है, तो माइनस वन से टी कर देते हैं, इसको वन कर देते हैं, इसको डी टाउ। ठीक, ये फंक्शन मेरा वन से शुरू हो रहा है, तो वन से लेके टी कर देते हैं, यहाँ पे वन कर देते हैं, यहाँ पे डी टाउ। देखना इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं यूटी का, इंपॉर्टेंट है ये। तो वन की लिमिट है माइनस वन से टी तक, माइनस फिर वन की लिमिट है वन से लेके टी तक, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन माइनस टी ऑफ दिस विल बी, इनफैक्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टू आएगा, लगभग टू के आसपास आएगा, टू ही आएगा इनफैक्ट, आसपास क्या। फाइन, चलो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में, ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में मैंने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया। अब जरा देखता हूं कि अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मैं सेम फंडा अप्लाई करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। HN का वैल्यू दिया हुआ है, अब की बार ये एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और मुझे अभी भी निकालना स्टेप रिस्पॉन्स ही है। फाइन, अभी भी मुझे स्टेप रिस्पॉन्स ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? SN का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, K इज रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू N H ऑफ K।
अगर मेरा सिस्टम कॉजल होता है, या चलो कॉजल नहीं भी, वैसे आप ध्यान रखो अगर सिस्टम कॉजल होता है तो ये लिमिट 0 से n हो जाती है ऑटोमेटिकली। खैर इसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। चलो यहां पर ध्यान से देखो un है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कैसे लिखूंगा, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से n, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर k uk प्लस माइनस 1/3 टू द पावर k uk, ये हो जाएगा। और यहां पर मैंने बिग ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ध्यान से देखो ये uk है, ये uk का मतलब मेरा लिमिट्स बदल जाएगा, अब की बार k इज इक्वल टू 0 से n तक आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर k, ठीक है ना। ये बन जाएगा अगेन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n, ये बन जाएगा माइनस 1/3 टू द पावर k, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जीपी दिख रहा है मुझे n टर्म्स का। अब यहां पर गलती फिर होगी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। जिनको प्रॉब्लम है वो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो, k इज इक्वल टू 0 टू n a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर k प्लस n+1 लिखना चाहिए, k टू द पावर n+1 अपॉन 1 माइनस a। जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों ने एनर्जी और पावर वाले सिग्नल में भी ये डाउट पूछा था। देखो कैसे, मैं एक टर्म सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा आप समझ जाओगे। ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 0 प्लस 1/2 टू द पावर 1 प्लस अप टू n टाइम्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू n टाइम्स। अब यहां पर जरा नंबर ऑफ टर्म्स देखो, अगर ये इंडेक्स 1 से शुरू होता और n तक जाता तो n टर्म्स होते, बट ये इंडेक्स बच्चों कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। तो जीपी का सम कितना होता है, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, वेयर r इज द नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। इसमें गलती नहीं करनी है किसी को भी, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 टू द पावर n+1, ठीक है। ऐसे करेंगे हम लोग, ये मैंने पहला सॉल्व कर दिया है, ऐसे ही आप दूसरा भी सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है ना। मेथड यही है, ओके बच्चों, मेथड यही है, इसमें गलती नहीं करेंगे। बहुत से लोग पूछ चुके हैं ये चीज मुझसे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कभी कभी मुझे डिस्क्रीट टाइम में hn का वैल्यू दिया होता है del n-2 प्लस del n-3। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेल n का जब भी मैं समेशन करता हूं तो मुझे un मिलता है, ये बिल्कुल थंब रूल है भाई। डेल n का जब भी मैं समेशन करता हूं तो मुझे un मिलता है। तो यहां पर मैं सीधे भी आंसर लिख सकता हूं, Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक डेल k-2 प्लस k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक डेल k-3। ये 100% मुझे एक स्टेप फंक्शन ही देगा, तो ये मेरा un-2 प्लस un-3 ही आना है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, किसी को भी डाउट नहीं रखना है। चलो जरा इसको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर मैं इसको n कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मान लीजिए n कर देता हूं, ठीक। जब n की वैल्यू 0 है, ठीक, जब मेरी n की वैल्यू 0 है तब तो 100% डेल n की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, फाइन, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसी समेशन में n की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, लेस देन 0 कर दूं, तो मेरा डेल का वैल्यू 0 आ जाएगा, मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसको ग्रेटर देन 1 कर दूं तो फिर से मेरे फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। देखिए 1 से ऊपर जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इस समेशन को un लिखता हूं। ये मैंने आपको लास्ट ईयर NAS में एक लेक्चर है उसमें समझाया है, जहां पर मैंने डेल टी की प्रॉपर्टीज समझाई हैं, बट वहां पर हमने कंटिन्यूअस टाइम के लिए किया था। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे ध्यान से,
यहां से आप एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस भी कर रहे हो। चलो एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं। मजेदार इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा था कि हमारे क्लास में या हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने तो सर फोर्स और इंपल्स रिस्पॉन्स पढ़ाया ही नहीं है। पता नहीं आपने पढ़ाया है, सिलेबस में है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि क्यों जरूरी था वो। आपके सेमेस्टर का क्वेश्चन है और गेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक कॉजल सिस्टम गिवन है, yn माइनस yn-1 इज इक्वल टू xn प्लस xn-1। दिस इज अ गिवन कॉजल सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ गिवन कॉजल सिस्टम, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिस्पॉन्स, सेमेस्टर का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। फाइंड द रिस्पॉन्स टू xn इज इक्वल टू un यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। अब आपके फेवरेट बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, वहां तो सिंपल है, बट मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या करोगे। आपको एक कॉजल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है आपको रिस्पॉन्स निकालना है कब, जबकि xn की वैल्यू un है। तो यहां पर अगर आपने नेचुरल और फोर्स्ड रिस्पॉन्स वाला लेक्चर ध्यान से पढ़ा था तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। भाई जब मैं इंपल्स के सिवा कोई भी फंक्शन इनपुट पे देता हूं तो वो मेरा फोर्स्ड रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। ये मेरा फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब अगर मुझे कॉन्वोल्यूशन सम निकालना है तो yn की वैल्यू क्या हुई, yn की वैल्यू हुई xn कॉन्वोल्यूशन hn। अब hn तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ठीक। xn की जगह तो चलो मुझे पता है yn का वैल्यू है un, बट ये hn कहां दिया है, ये hn तो कहीं नहीं दिया भाई, इस hn का वैल्यू तो कहीं नहीं दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, नेचुरल रिस्पांस वाले प्रोसेस से फोर्स्ड रिस्पांस वाले प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। यहां से देखिए कैसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने पुराना लेक्चर देखे उन्हें ये बहुत आसान लगेगा और उन्हें अब यूटिलिटी भी समझ में आएगी। इसकी मैं होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। इसकी होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहा हूं। होमोजीनियस इक्वेशन कितनी आएगी, लेमडा एन माइनस लेमडा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इंपल्स रिस्पॉन्स। ध्यान से देखेंगे, मुझे निकालना है इंपल्स रिस्पॉन्स hn, क्योंकि hn आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक। तो जब मैं इंपल्स रिस्पॉन्स निकालता हूं तो क्या करता हूं, इनपुट को 0 पुट करता हूं। तो इनपुट को 0 पुट करने का मतलब xn और xn माइनस 1 0 हो गए। चूंकि मैं इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा। लेमडा एन माइनस 1 ये मेरा आ जाएगा लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आया लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक। लेमडा इज इक्वल टू 1 का मतलब YHN मेरा आ गया C1 इंटू 1 टू द पावर n। अब देखो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं एग्जाम में तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, टीचर भी बताते हैं बहुत टफ है। कोई टफ नहीं है, अगर आपने सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो किया है तो कोई टफ नहीं। तो YH0 इसको मैं C1 लिख सकता हूं, देखिए YH0 में C1 लिख सकता हूं, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, क्लियरली जब मैं इंपल्स रिस्पांस निकालता हूं तो मेरा यही इंपल्स रिस्पांस YH0 के बराबर ही आता है भाई, ऑब्वियसली आता है, क्योंकि उस केस में मेरा फोर्स्ड वाला पार्शियल YP0 ये 0 हो जाता है। ध्यान रखेंगे YP0 0 हो जाता है। YFN is YHN plus YPN. YPN is 0 in this case. We have discussed this a number of times. ठीक है, यहां से देखो कैसे कर रहा हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Y of 0 is simply C1, ठीक। अभी C1 का वैल्यू कैसे निकालूं, C1 का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से अपनी इक्वेशन पे जाऊंगा। मेरी इक्वेशन क्या है, yn माइनस yn माइनस 1 इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1। इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y0 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू x0 माइनस x माइनस 1। अब देखो बच्चों, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये दोनों इनिशियल कंडीशंस हैं। कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब ये 0 है।
अच्छा, निकाल क्या रहा हूं मैं निकाल रहा हूं इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर मैं इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल रहा हूं तो x ऑफ 0 कितना हो गया? जब मैं इंपल्स इनपुट दूंगा तो 0 पे तो वैल्यू 1 होता है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? y0 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहां से मैं c1 का वैल्यू 1 लिख सकता हूं बच्चों, ठीक। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे सीधे सीधे hn का वैल्यू 1 मिल गया। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? un, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट समझ में तभी आएगा जब पुराने लेक्चर्स देखे हैं, वरना हवा भी नहीं लगने वाली कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में। सबसे अच्छा क्वेश्चन है पिछले 3-4 लेक्चर्स का। हर चीज जो हमने पढ़ी है सब यूज हो गई। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे जो हमें करना था। भाई मुझे निकालना था yn, ये है मेरा yn। इसके लिए मुझे चाहिए था hn, निकाल लिया मैंने hn। अब सीधे वैल्यू पुट कर दूं भाई, ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूं। yn का वैल्यू कितना आ जाएगा? yn आ जाएगा un कॉन्वोल्यूशन un कॉन्वोल्यूशन un। प्रॉपर्टीज में भी बता चुका हूं और सॉल्व करके भी बता चुका हूं आपको कि इसका वैल्यू n+1 आता है, ठीक है, सबको पता है ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको un कन्वोल्यूशन un बता चुका हूं, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी बता चुका हूं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्लियर है। चलो, तो आप देख रहे हो छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगेन अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब एक दो टॉपिक्स और करते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। बीबो स्टेबिलिटी हम निकालते हैं किससे? इंपल्स रिस्पॉन्स से। क्या कंडीशन है? hn शुड बी परफेक्टली, और -∞ से इंफिनिटी ht शुड बी परफेक्टली इंटीग्रेबल। ये दोनों कंडीशन है। कॉजलिटी भी निकाल सकते हैं, कॉजल सिस्टम भी हम निकाल सकते हैं, पहले बता चुका हूं। t इज लेस देन 0 के लिए इंपल्स रिस्पॉन्स 0 होता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो सिस्टम कॉजल है, ठीक है ना। चलो, अब 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं इसको। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने स्टेबिलिटी से लिया है। अब देखिए, आपको एक सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ a, और आपसे कह रहा है व्हाट आर दी रेंज या व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेबल। तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मुझे क्या यूज करना है? n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इनफैक्ट इसको -∞ से इंफिनिटी ले जाते हैं, -∞ से इंफिनिटी h ऑफ k, इसका मॉड शुड बी लेस देन इंफिनिटी। यही कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है बीबो स्टेबिलिटी की, तो यही कंडीशन मुझे लगानी है, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? n का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक चला जाता हूं। और n इज इवन, n की सिर्फ मुझे इवन वैल्यूज लेनी है, मतलब 0, 2, 4, 6, ये सारी वैल्यूज लेनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं? n की जगह 2m पुट कर दूं और m को वेरी कर दूं, कहां से? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब m की कोई भी वैल्यू रखूंगा 0, 1, 2, 3 में, n मुझे इवन ही मिलेगा। तो मैं क्या करूं? m को वेरी करूं 0 से सॉरी n को वेरी करूं, यहां पे n को वेरी करूं 0 से इंफिनिटी तक, और मैं n की जगह 2m पुट कर दूं, तो मेरा ये टर्म कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा a टू दी पावर 2m, ठीक। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है। ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a4 प्लस अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट जीपीए a अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो इज a स्क्वायर। तो मेरा अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मेरा कंडीशन क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर शुड बी लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी को 1 अपॉन 0 पुट कर दूं तो 1 माइनस a स्क्वायर मेरा आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिल जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए भाई। दिस इज
1/0, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। ए का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इस वैल्यू के लिए सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। चलो एक और टॉपिक है जहां पर हम कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको हम टेक्निकली डी कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। ये अलग से आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट वही आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। A system is said to be invertible if the input of the system can be recovered from its output। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, अगर मैं आउटपुट से किसी तरह वापस इनपुट ला सकूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा सिस्टम इन्वर्टेबल है। जैसे आपको समझाता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका आउटपुट है yt x⁻t-n, ठीक। अब देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके सामने मैंने लिख दिया, ये मेरा इनपुट है, मैंने सिस्टम को दिया, आउटपुट मिला। अब यहां पर अगर ऐसा कोई ब्लॉक अवेलेबल है जिसको जब मैं ये इनपुट दूं तो मुझे वापस से आउटपुट में ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए, अगर ऐसा कुछ है तो ये सिस्टम इन्वर्टेबल है, और इसको अचीव करने के प्रोसेस को हम डी कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। यही हमें ढूंढना है। अब जैसे yt है, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा गया क्या ये इन्वर्टेबल है? बिल्कुल ये इन्वर्टेबल है। मैं 100% एक ZT लिख सकता हूं जिसका वैल्यू हो सकता है yt+n। भाई यहां पर क्या है, n से डिले है, मैं एक और ब्लॉक लगा दूं ये वाला जहां पर मैं n से फॉरवर्ड कर दूं, तो जरा देखो yt+n का वैल्यू कितना आएगा, yt+n का वैल्यू आ जाएगा x, t की जगह t+n-n xt आ जाएगा, मुझे वापस से वही वैल्यूज मिलने लगेंगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 90% क्वेश्चन आप ओरली कर लोगे, जो नहीं हो पाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, चेक वेदर द गिवन सिस्टम इज इन्वर्टेबल और नॉट, ठीक है, आपको चेक करना है ये इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले जरा इसको एक्सपैंड करते हैं, yn का वैल्यू कितना आएगा, x(0), अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है, x1 + x2 up to xn, ठीक है ना बच्चों, ये मेरा yn आया। अब मुझे यहां पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, तो ट्रिक क्या है, एक बार जरा मैं yn-1 निकाल के देखता हूं। yn-1 में क्या आएगा भाई, x ऑफ, भाई 0 से पहले तो नहीं जाएगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा, 0 प्लस खत्म कहां पे होगा, xn-1 पे खत्म होगा। अच्छा, इस xn से पहले कौन सा टर्म आ रहा होगा, xn-1 आ रहा होगा। अब जरा देखो, अगर मैं yn से yn-1 कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे आंसर में केवल xn मिलेगा। अब यहां से देखो 100% मैं वापस अपने आउटपुट पे पहुंच सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही मेरा इनवर्स है सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। बाकी with this lecture we have come to the end of the second unit। देखो सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक्स मेंशन है, जैसे साइनोसॉइडल इनपुट देंगे तो क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मेरे फोर्स्ड रिस्पॉन्स में कवर हो गया, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो सिलेबस एक लाइन मैच करते हो, इसीलिए मैंने फोर्स्ड रिस्पॉन्स बताया था। डेल को छोड़ के कुछ भी इनपुट दूंगा तो वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स बन गया, ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर इनपुट पे साइन और कॉस होता है तो आउटपुट पे YHN कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। वैसे ना तो गेट में ना तो आपके सेमेस्टर में इस पे क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, आपकी फेवरेट बुक में जरूर दिया है ये कहानी, मगर सोल्यूशन नहीं दिया है, वहां पे भी हमने फोर्स्ड रिस्पॉन्स बताया है, वहां पर ये टॉपिक कवर होता है। एक्सपोनेंशियल इनपुट अगर आ गया तो भी आपको मालूम है, e⁻α_t पर भी हमने चेक किया है। मैंने वो जो चार्ट बनवाया था, आपको याद होगा, मैंने वो लेक्चर मैंडेटरी किया था, मैंने बोला भी था जब तक आप वो नहीं देखोगे मैं अगला लेक्चर नहीं डालूंगा, क्योंकि उस एक लेक्चर ने आपके सिलेबस के 4-5 टॉपिक बच्चों कवर कर लिए थे, ठीक है, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए बच्चों, अब यूनिट 2 इसी के साथ खत्म होती है। यूनिट 3 60% हम पढ़ चुके हैं नेटवर्क में। फूरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, फूरियर सीरीज हम जानते हैं, कंडीशन ऑफ सिमेट्री हम जानते हैं, फूरियर सीरीज आपकी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक हम सब जानते हैं।
एक भी लेक्चर दोबारा नहीं बनाऊंगा उस पे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पोल जीरो हम जानते हैं, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में पढ़ा है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम जानते हैं। उस पर्टिकुलर यूनिट में मुझे शायद 3 या 4 टॉपिक्स ही पढ़ाने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीटीएफटी नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, डीटीएफटी हमने नहीं पढ़ा है, एफएफटी हमने नहीं पढ़ा है, तो वो चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बाकी यूनिट 3 60 to 70% ऑलरेडी कवर्ड है और इस लेक्चर के साथ यूनिट 2 भी खत्म हो जाती है। तो अब बहुत जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारी 3 यूनिट खत्म हो जाएंगी। 5वीं यूनिट थ्योरेटिकल है, मतलब न्यूमेरिकल कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अब केवल टेक्निकली बड़ी यूनिट केवल चौथी बचती है। तो प्लीज अगर आपने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिए। Within a month we'll finish signals and systems and then I'll restart the communication वाला पार्ट। फाइन, चलिए एज आई ऑलवेज से, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे फिट। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।